This is lecture 13 and from this lecture onwards we are going to discuss higher order derivatives and their equations. अभी तक हमने लीनियर, नॉन लीनियर एंड होमोजेनियस सेपरेबल वो सारी डिस्कस की हैं, लेकिन उनमें जो डेरिवेटिव की पावर होती थी 1 होती थी. अभी डेरिवेटिव की पावर इंक्रीज करेगी. इनमें दो तरह की हैं, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस. होमोजेनियस में आगे फर्दर दो मेथड्स हैं एंड देन नॉन होमोजेनियस में आगे फर्दर दो मेथड्स हैं. मूविंग ऑन टू द होमोजेनियस काइंड, या आप इसे अभी जनरल ही रखो. अगर हमें इस तरह इस फॉर्म की इक्वेशन गिवन हो, यानी डेरिवेटिव्स हों हायर ऑर्डर के एंड उनके साथ कोएफिशिएंट्स हों an a1 और राइट हैंड साइड पर g ऑफ x आ रहा हो, तो ये मेरी क्या है? ये मेरी नॉन होमोजेनियस है. होमोजेनियस होने के लिए कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ये g ऑफ x मेरा जीरो होना चाहिए. अगर ये जीरो है तो फिर मेरी ये associated homogeneous equation बन जाती है. If GS is equal to 0 then the differential equation this becomes a homogeneous equation. इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो जिस तरह के सवाल सॉल्व होने हैं उसमें सिंपल क्या होगा कि आपको एक फंक्शन गिवन होगा जो कि किसी क्वेश्चन का आंसर होगा और आपने प्रूव करने कि क्या ये वाकई इसका आंसर है. नाउ दिस इज योर प्रॉब्लम एंड दिस इज योर आंसर एंड यू हैव टू प्रूव दैट दिस सेटिस्फाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स. मतलब ये इस इक्वेशन को भी बना रहा है और ये इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को भी सेटिस्फाई कर रहा है. मैं क्या करूंगा, मेरे पास y है और मैंने देखा यार मेरे y डबल प्राइम है क्वेश्चन में, मैं सीधा इसका दो बार डेरिवेटिव ले लेता हूँ. मैं इसका दो बार जब डेरिवेटिव लूंगा तो मतलब इस वाली टर्म का मेरे पास सीधा 12e की पावर 2x माइनस 4e की पावर माइनस 2x आ जाएगा. नहीं आता तो मुझे बताइएगा, मैं ला दूंगा. बस इसका सिर्फ डबल डेरिवेटिव लेना है. लाइक एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -3 रह जाएगा. फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म जीरो, डेरिवेटिव करेंगे, ये कांस्टेंट था -3, ये जीरो हो जाएगा. ये -2 था, इसके साथ फिर -2 आके +4 बना देगा और ये इधर ऑलरेडी 3 से मल्टीप्लाई 6 हुआ था, फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 आ जाएगा. ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है? ये मेरे पास y डबल प्राइम की वैल्यू आ गई है. अब मेरे पास y की वैल्यू है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ कर सकता हूँ ना. मैं y डबल प्राइम की ये वैल्यू डाल दूँ और -4 y की ये वैल्यू डाल दूँ तो ये 12x के इक्वल होनी चाहिए. अगर होगी तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी और वो कर रही है इक्वेट. बस इतनी सी बात है. फर्दर मोर मैं इन जो मैंने निकाली है उनमें ये बाउंड्री वैल्यूज भी डालूंगा. ये बाउंड्री वैल्यूज अगर यही आंसर आ रहे होंगे, लाइक y की वैल्यू 4 ही आ रही होगी, y प्राइम की 1 ही आ रही होगी, तो मैं कहूँगा हाँ भाई इस पूरे का एग्जैक्ट सोल्यूशन ये है. चलिए पुट करके देखते हैं. x इसमें 0 पुट करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा. 3 + 1 4. यहाँ पे 0 पुट करेंगे 0, तो 3 + 1 4. जब x 0 है तो y 4 है. और एक दफ़ा डेरिवेटिव लेके करते हैं, 1 पुट करेंगे तो ये 6 हो चुका था. e की पावर 1 मतलब e की पावर 2 हो जाएगा. यहाँ पे भी e की पावर -2 हो जाएगा. ठीक है जी. 6 - 2 - 3 इज इक्वल्स टू 1. तो मतलब ये 0 इसने पुट किया ना, तो ये पूरी चीज़ 1 हो जाएगी एंड 1. तो 6 - 2 - 3 सिंपल एक डेरिवेटिव लोगे और ये वैल्यूज x को 0 पुट कर दोगे तो ये मेरे पास इक्वल टू 1 आ गया जो कि सेटिस्फाई हो रहा है. तो ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है मेरा. तो फिर मैं कह दूंगा कि ये जो फंक्शन है येस इट इज सोल्यूशन ऑफ माई इक्वेशन. नाउ दिस इज, अगर हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें कि तो ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन है. एक बात ठीक है. दूसरी बात ये कि कोएफिशिएंट्स बीइंग कांस्टेंट आर कंटिन्यूअस एंड लीडिंग कोएफिशिएंट इज दैट फॉर. हाँ, तो मतलब इसमें मेरा जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो हमेशा, मतलब मेरा लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा 1 मेरा ख्याल से इसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहेंगे. तो वो एक मिनट से लीडिंग कोएफिशिएंट किसको कहा है? लीडिंग कोएफिशिएंट a2x = 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं x की वैल्यूज डिफर भी करूं या x को मैं 0 भी कर दूं या जो मर्जी करूं, ये चीज़ें मेरी कांस्टेंट रह रही हैं, ये चीज़ें मेरी 1 रह रही हैं. लाइक जो इक्वेशन है उसके मेरे कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट हैं. तो द लीडिंग कोएफिशिएंट रिमेन्स नॉन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड दिस इज अ यूनिक सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन. अब इस यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब है और नॉन यूनिक कब होगा, इसमें हम आगे चलते हैं. लेकिन ये अभी देखो e की पावर जो मर्जी मैं ले रहा हूँ, मेरे पास ये यूनिक आ रहा है. अगर इसको मैं 3 की जगह 2 कर दूं तो मेरे पास हो सकता है ये इसको हो सकता नहीं, यकीनन ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. इस इक्वेशन को वो चेंज हो जाएगी और 12x नहीं आएगा मेरे पास. यहाँ पर ये नहीं बचेगा, मतलब 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 4 + 1 5, ये 5 आ जाएगा, तो मतलब वो सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो दिस इज अ यूनिक सोल्यूशन. द कॉन्स्टेंट्स हैव टू बी दिस एंड द वेरिएबल हैज टू बी दिस. मूविंग ऑन, इसके बाद वो कहते हैं एक और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कंसिडर करो और इसमें तुम्हारे पास ये तुम्हें गिवन है
इन सवालों में हमने थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब वो कह रहे हैं कि जब मैं y में 1 पुट करता हूँ तो 0 आ रहा है, मैं जब y प्राइम में x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 0 आ रहा है, y डबल प्राइम में x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 0 आ रहा है। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि एट x इज इक्वल्स टू 1 मेरा y भी 0 है, मेरा y प्राइम भी 0 है, मेरा y डबल प्राइम भी 0 है। एंड अगर मेरा y डबल प्राइम 0 है तो अगर मैं ट्रिपल प्राइम लेता हूँ तो 0 का ट्रिपल प्राइम क्या होगा? 0। तो बेसिकली this clearly the possible problem possesses the trivial solution that y is equals to 0. जब मेरा y 0 है तो मेरा y1 भी 0 होगा, मेरा y2 भी 0 होगा, मेरा y3 भी 0, y सिंगल प्राइम यानी डेरिवेटिव 1 भी 0 होगा, डेरिवेटिव 2 भी 0 होगा, डेरिवेटिव 3 भी 0 होगा। सो हमें पता चल रहा है कि यार इसका एक ट्रिवियल सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। पहले हमने फंक्शन का ट्रिवियल फंक्शन में गिवन था वो सोल्यूशन निकाला, इससे हमें ट्रिवियल सोल्यूशन हमें पता चल रहा है कि यार ट्रिवियल सोल्यूशन ये होगा। ठीक है, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट कौन सा है? 3, क्योंकि ट्रिपल प्राइम के साथ मतलब ये वाली चीज़ लीडिंग टर्म है ना, तो इसका 3 है। 3 इज़ नॉन ज़ीरो। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट है। थोड़ा सा एनालिसिस लिखा हुआ है, जस्ट गुड पॉइंट्स। द इक्वेशन इज होमोजेनियस। होमोजेनियस क्यों है? क्योंकि राइट पे 0 है। द कोएफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन आर कांस्टेंट, यानी 3, 5, 1 और 7 कांस्टेंट्स है। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि y इज इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन एंड इट इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस वैल्यू प्रॉब्लम। अगर मैं y की जगह कुछ और डालता हूं तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन आगे वो ये कहना चाह रहे हैं यार, इमेजिन करो कि जो मेरा 3 है ना यहाँ पर, ये मेरे नॉन कॉन्स्टेंट्स होते, वेरिएबल्स होते, तो ऐसा भी तो हो सकता था ना कि ये 0 हो जाए और y ट्रिपल प्राइम 0 ना हो, या y डबल प्राइम 0 ना हो, या y प्राइम 0 हो। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि कोएफिशिएंट 0 हो जाए। अभी तो यहाँ पर तो कांस्टेंट है, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सोल्यूशन। लेकिन इफ an इज इक्वल टू 0 वेयर an इज अ कोएफिशिएंट, ठीक है, तो तब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक, मेरे पास ट्रिवियल सोल्यूशन भी आए और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस आ जाएं। बेसिकली जो होमोजीनियस इक्वेशन में होता है, जो हम करते हैं कि a1x प्लस a2x और फिर हम उसका डिटर्मिनेंट लेके सॉल्व करते हैं, तो मे नॉट बी यूनिक। ठीक है, यूनिक नहीं होगा, या इन्फिनिटली मैनी होंगे या और ट्रिवियल तो होगा ही। ठीक है, एंड द सोल्यूशन, और ये भी एक पॉसिबिलिटी निकल सकती है कि सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मे नॉट इवन एग्जिस्ट, यानी वो जो इनइक्वालिटी सॉरी इक्वालिटी आ जाती थी, लेकिन वो जो हम नहीं डिटर्मिनेंट ले रहे होते थे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को वो सॉल्व कर रहे होते थे, और वो डिटर्मिनेंट नहीं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सॉल्व करते और एक रो पूरी 0 हो जाती थी और कांस्टेंट 0 नहीं हो, तो ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर an 0 हो सकता है, यानी अगर a मतलब अगर कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है, तो फिर मैं ये फतवा नहीं दे सकता कि यूनिक सोल्यूशन आएगा या क्या सोल्यूशन आएगा। फिर मुझे क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, वी हैव यहाँ पर वेरिएबल वो है इसने चूज़ किया है। उसने मुझे एक सोल्यूशन दे दिया और मुझे बोला कि यार इसको सेटिस्फाई करके दिखाओ। तो अब मैं इसको सेटिस्फाई करूँगा इन इस इक्वेशन को और इस कंडीशन को। डबल प्राइम तक है, सिंगल प्राइम भी है, तो मैं इसका सिंगल प्राइम लूँगा, उधर इसकी वैल्यू इधर डाल दूंगा। डबल प्राइम लूँगा, इस इक्वेशन के वैल्यू इधर डाल दूंगा। एंड में मेरे पास 6 रहना चाहिए, और एंड पे मेरे पास 6 रहेगा सॉल्व करने के बाद। अगर ये वाली चीज़ नहीं समझ आ रही तो खुद कंसेप्चुअली कर लें, 6 आएगा एंड पे। ठीक है, उसके बाद मैं लेट से y एट 0 इज इक्वल टू 3 करता हूँ, x की जगह 0 पुट कर दो, यहाँ पे c ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड। y प्राइम एट 0 इज इक्वल टू 1, y प्राइम एट 0, ये 1 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 2cx हो जाएगा। इसको 0 पुट करेंगे, 0 हो गया, यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा, ये तो पहले 0 था तो मेरा 1। तो मतलब इट सेटिस्फाइज एवरी इक्वेशन, तो हम इसे कहेंगे कि ये सोल्यूशन है। अब लेकिन गौर तलब बात यह कि ये यूनिक सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि c की जगह मैं कुछ भी डालता रहूँ, लाइक 2x स्क्वायर करूँ, 3x स्क्वायर करूँ, 10x स्क्वायर करूँ, मतलब आई हैव इन्फिनिटली मैनी पॉसिबल सोल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन ऐसी है, मतलब इसमें मैं c की जगह कुछ भी डालता रहूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस इज नॉट अ यूनिक सोल्यूशन। फिर आगे ये स्लाइड थोड़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल है, समझने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे भी नहीं है। एक पॉइंट है कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हैव सेवरल सॉल्यूशंस एंड यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन एट ऑल। ये वही बातें जो हम पहले वेक्टर स्पेस और उनमें पढ़ते आए हैं। 3 ही तरह के तो हमारे पास सोल्यूशन हो सकते हैं। तो इसके बाद एक और एग्जांपल है, यही सेम c1 cos 4x, आपने इसको सेटिस्फाई कराना है। बेसिकली डबल प्राइम है, इसके अंदर इसका डबल डेरिवेटिव ले लो, ये सारी कंडीशंस भी ले लो कि सेटिस्फाई हो जाएगा। इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जब आप इसमें एंड पे सेटिस्फाई करने के बाद जब आप इसमें ये बाउंड्री प्रॉब्लम लगा रहे होगे ना, तो लेट से इसमें मैं बाउंड्री प्रॉब्लम लगाता हूँ, x की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरा साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है। इसकी जगह x की जगह मैं 0 पुट करता हूँ, मेरा cos 0 हो जाएगा, cos 0 मेरा क्या होता है 1।
तो बेसिकली मुझे वो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे y इज इक्वल टू 0 है, यानी ये 0 होना चाहिए, c1 प्लस 0, तो दैट मीन्स माई c1 इज इक्वल टू 0। और अगर मेरा c1 एवरी टाइम 0 है तो इस y सोल्यूशन को, मतलब मेरा c1 अगर 0 है, y सोल्यूशन को मैं मतलब मैं और छोटा कर सकता हूँ कि c2 sin 4x इसका करंट सोल्यूशन है, मतलब y इज इक्वल टू c2 sin 4x, यानी y इज इक्वल टू c2 sin 4x ये सारी कंडीशंस, ये तीनों कंडीशंस वेरीफाई कर रहा है और ये करेगा। ठीक है, हम उसमें सेकंड कंडीशन फिर अप्लाई करके देख लेंगे और वो करे वो वैलिड करेगी। इसमें पाई बाय 2 पुट करते हैं, x की जगह x की जगह पाई बाय 2 पुट करेंगे, साइन 2x 2 पाई बच जाएगा, 2 पाई 360 होता है, तो साइन 360 अगेन 0 होता है, तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली हम कहेंगे कि भाई सोल्यूशन हमने रिड्यूस कर दिया c2 sin 4x तक, क्योंकि c1 मेरा 0 निकल रहा था। Hence there are infinite number of solutions that can be boundary value problem. Why infinite? क्योंकि C2 को मैं जो मर्जी वेरी कर लूँ, मेरे आंसर फिर भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। जब मैंने एक चीज़ जनरल के लिए प्रूव कर ली है, C2 के लिए मैंने एक चीज़ प्रूव कर ली है, तो C2 में जो मर्जी करता रहो, मेरा आंसर में फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो हर दफ़ा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आगे उसी चीज़ की 2-3 एग्जांपल्स हैं, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं, कोई इशू हो तो बता दीजिएगा। अगला कॉन्सेप्ट है लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का। लीनियर डिपेंडेंस क्या होती है कि मेरे पास इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है, और लीनियर डिपेंडेंस कब होगी, जब c1 c2 cn ये सारे अगर 0 हो सकें तो मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर ये सारे 0 ना हो और कोई एक दूसरे की फॉर्म में लिखा जाए, यानी कि लेट सपोज a1x² इज इक्वल्स टू a2 या a1 इज इक्वल्स टू 5a2 हो जाए, ठीक है, ऐसी कंडीशन आ जाए, तो हम कहते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है। भाई a1 डिपेंड करे a2 पे, ये हमने डिटेल में सारा पढ़ा हुआ है, वो आपको याद होगा ऑलरेडी। तो ये उसने वाकई थोड़ा रिकॉल कर दिया कि एनी टू फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन एन इंटरवल इफ एंड ओनली इफ वन इज कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अदर। यानी अगर a1 इज इक्वल्स टू 2a2 मतलब मल्टीपल है उसका, तो भाई डिपेंड कर रहा है उस पर। एनी टू फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट व्हेन नीदर इज अ कांस्टेंट मल्टीपल एंड फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एट लीस्ट वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग। मतलब अगर एक को मैं बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर दूं तो वो मेरा डिपेंडेंट है। आगे उसने हमें एक एग्जांपल दे दिया 2 फंक्शंस की, मुझे कह रहा है कि मुझे बताओ यार ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। तो हम इसको ऐसे चेक कर लेते हैं। हम कैसे चेक करते थे, लेट्स से हमें 2 वेक्टर्स गिवन होते तो हम क्या करते, a1 पहला वेक्टर प्लस a2 दूसरा वेक्टर, सिंपल वही की है, c1 पहली फंक्शन प्लस c2 दूसरा फंक्शन। अब हम इन दोनों की लीनियर इंडिपेंडेंस चेक कर रहे हैं। हम कैसे चेक करेंगे कि यार अगर मतलब बाय ऑब्जर्वेशन देखो, हिट एंड ट्रायल, अगर मैं क्या मैं इसको इसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये मेरा साइन एक्स कॉस एक्स है, ये मेरा साइन 2x है। मुझे पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन 2x कि साइन 2x इक्वल होता है 2 sin x cos x के। यानी अगर c1 मेरा 1/2 हो जाए तो ये सीधा मेरा ये बन जाएगा sin x cos x, यानी मेरा दूसरा फंक्शन बन जाएगा। मतलब कि 1/2 sin 2x यानी 1/2 f1x इज इक्वल टू f2x, तो मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, अगेन एक और एग्जांपल है, आप c1 c2 c3 c4 की वैल्यू मतलब ये आपने फंक्शंस आप जब लगाओगे, आप इसमें अगर बाय ऑब्जर्वेशन आप बता सकते हो कि यार अगर मैं इसमें ये वैल्यू डालूँ, इसमें ये वैल्यू डालूँ, ये वैल्यू डालूँ, तो ये मेरा वो हो जाएगा और ये लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा मेरा। वो हम करके भी देख सकते हैं कि आप cos स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी लगा दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ में साइन स्क्वायर एक्स पड़ा हुआ है मेरे पास, सीकेंड पे आप आइडेंटिटी लगा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। और c1 c2 c3 भी आएंगे, तो आप देखोगे कि यार मेरा अगर c1 मेरा 1 हो जाए और c3 मेरा -1 हो जाए तो ये चीज़ कट जाएगी, फलानी चीज़ कट जाएगी, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। अभी इसने थोड़ा डायरेक्ट करके लिखा हुआ है। तो अगर मेरी 2 चीज़ें इक्वल हैं आपस में तो बेसिकली मल्टीपल हैं, तो बेसिकली लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ये लीनियरली डिपेंडेंसी है। उसके बाद एक चीज़ है रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन इज बेसिकली आपको नंबर ऑफ फंक्शंस गिवन है, नंबर ऑफ वाइज गिवन है, आपने हर एक का डिटर्मिनेंट लेना है और n-1 तक। मतलब देखो एक तो खुद टर्म आ गई ना पहली रो में, तो n रोज जाएंगी टोटल, आखिरी रो में n-1 डिटर्मिनेंट होगा उसका, क्योंकि पहले में वो खुद आ रहा है। तो इसका जो सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं होगा, फंक्शन होगा, तो इसको जो हम कहते हैं ना, इसके डिटर्मिनेंट को हम रॉन्स्कियन कहते हैं। सिंपली दिस इज दिस y1 y2 y3 ओवर y1 प्राइम y2 प्राइम y2 y3 प्राइम y1 का डबल प्राइम y2 का डबल प्राइम y3 का डबल प्राइम, ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं वो।
तो इस चीज़ को हम कहते हैं वो रॉन्स्कियन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इफ माई रॉन्स्कियन इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो देन द फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी कि रॉन्स्कियन जो मेरा नॉन ज़ीरो है, रॉन्स्कियन बेसिकली क्या है, रॉन्स्कियन मेरा फंक्शन है ना, तो फंक्शन में कोएफिशिएंट्स हैं, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हम कब कहते हैं, जब वो कोएफिशिएंट्स मेरे जीरो हो सके ना, मतलब मेरा एक्स को लाजमी तौर पे जीरो ना होना पड़े, मतलब मेरा कोएफिशिएंट किसी दूसरे पे डिपेंड ना कर रहा हो। तो रॉन्स्कियन जब मेरा नॉन जीरो है, अगर मेरे कोएफिशिएंट जीरो हो गए तो मेरा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ही होगा। तो जब मेरा रॉन्स्कियन नॉन जीरो है तो सोल्यूशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये इसकी ज़्यादा लॉजिक में भी नहीं जाने की ज़रूरत, बस ये आप देख के कह सकते हो। अनदर पॉइंट इज कि इफ माई सर्किट कह रहा हूँ, इफ माई फंक्शन इज लीनियरली डिपेंडेंट then my Wronskian has to be zero, but the converse is not always true। यानी अगर मेरा Wronskian जीरो है तो मेरा फंक्शन may और may not be linearly independent हो। So basically दो चीज़ें हैं, अगर Wronskian नॉन जीरो है फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, Wronskian नॉन जीरो फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर लीनियरली डिपेंडेंट देन Wronskian इज जीरो, अगर Wronskian इज जीरो देन इट may और may not be linearly dependent। ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। रॉन्स्कियन नॉन जीरो, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, रॉन्स्कियन जीरो, दो दफ़ा करेंगे हो जाएगा। रॉन्स्कियन इज व्हाट बेसिकली, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसने हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं। अब ये हमें देख के पता चल रहे हैं कि भाईजान वो हैं लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन हम इसको रॉन्स्कियन से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव मैं सेकंड में लूँगा। ये मेरे पास दूसरा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव उसका मैं डेरिवेटिव सेकंड में लूँगा। तो मेरे पास दो फंक्शन हैं तो मैं दो डेरिवेटिव तक लूँगा। तीन फंक्शन होते तीन डेरिवेटिव जाता, क्योंकि डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट स्क्वायर होता है ना। चार फंक्शन गिवन होते तो मैं चार डेरिवेटिव तक जाता। तो बस अब मैंने इसका सिंपल डिटर्मिनेंट ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स 2 sin x, ये मल्टीप्लाई हो गया माइनस 2 sin x cos x और 1 माइनस cos 2x। ये मैंने सिंप्लीफाई किया मेरे पास, तो सिंप्लीफाई करते करते मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बचा। ये दोनों 1 होते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो 1 माइनस 1 0। तो मेरा रॉन्स्कियन आ गया 0। जब मेरा रॉन्स्कियन 0 है तो ये बात लीनियरली डिपेंडेंसी को सेकंड कर रही है। लेकिन मैंने बात की थी अगर रॉन्स्कियन 0 है तो इट मे और मे नॉट बी डिपेंडेंट। तो हमने ये बात पहले ही देखी है कि यार साइन स्क्वायर एक्स है और 1 माइनस कॉस 2x है। हमें एक फार्मूला पता है, हमें फार्मूला ये पता है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस 2x। ये आता किधर से है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर आपको याद हो कि कॉस 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हमने पढ़ी हुई है, सॉरी 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये बेसिकली वो फार्मूला है। तो अगर इफ f1 ऑफ x कैन बी रिटन एज अ मल्टीपल ऑफ f2 ऑफ x तो इट इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। ये बड़ी बेसिक सी बात है, ये शायद बताने में डिफरेंट लग रही हो। अब हम सेकंड पे मूव ऑन करते हैं। ये मुझे एक फंक्शन है e की पावर m1x और e की पावर m2x, ये मेरे पास दूसरा फंक्शन है, ठीक है। c1 है c2 है, मतलब मैंने c1 एक दफ़ा ले लिया, c2 में लीनियर डिपेंडेंस जिस तरह चेक करता हूँ, ठीक है। अब वो मुझे ये बात कह रहा है कि यार इफ एंड ओनली इफ c1 इज इक्वल्स टू, वो मुझे कह रहा है यार स्टेटमेंट में उसने बता दिया कि m1 इज नॉट इक्वल टू m2, यानी कि m1 लेट से सपोज करो कि m1 1 होता और m2 भी 1 होता, तो हम कह सकते थे कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर m1 और m2 आपस में इक्वल नहीं है तो द ओनली पॉसिबिलिटी व्हेन दिस इक्वेशन कैन बी जीरो इज जब c1 0 और c2 0 है। जब c1 c2 0 है तब हमें पता होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो बाय ऑब्जर्वेशन हमने कंक्लूड किया लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसको हम रॉन्स्कियन से भी वेरीफाई कर लेते हैं। रॉन्स्कियन से वेरीफाई जब हमने किया तो हमने इसका एक डेरिवेटिव लिया, सेकंड का एक डेरिवेटिव लिया और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही थी m2 माइनस m1 और m1 प्लस m2। उसने हमें बोला कि m1 इज नॉट इक्वल टू m2, तो मतलब ये जीरो हो ही नहीं सकते दोनों टर्म्स, तो इक्वल्स टू नॉन जीरो। जब नॉन जीरो होता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। दिस इज ऑल।